नया टॉपिक है ईएमआई। चैप्टर 5 अभी पहले नहीं करा रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि चैप्टर 5 नहीं, पहले 6 एंड 7 पहले कर लेंगे। थोड़ी वेटेज भी ज़्यादा है बोर्ड्स में, बोर्ड की वेटेज भी ज़्यादा है, और आपके टर्म 1 के एग्जाम में भी जो 70 मार्क्स मिड टर्म होगा तो उसमें ये अच्छी वेटेज कैरी करेगा। रीज़न उसके पीछे ये रहता है कि कहीं ना कहीं चैप्टर 1 2 3 आपके यूटीज में आ चुके हैं, तो टीचर्स को पता होता है कि ये चैप्टर्स आ चुके हैं रिपीटेडली। 4 5 6 7 ये चैप्टर्स कम चांस होते हैं आने के, तो ये ना आपके पास मिड टर्म्स में इसकी वेटेज वो ज़्यादा कर देते हैं। और वैसे भी बोर्ड्स में भी इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 18 मार्क्स की, 8 मार्क्स की है। तो 8 मार्क्स अगर सिंगली 70 मार्क्स के फुल सिलेबस के अंदर है तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उसे डबल कर देंगे। तो 15 to 16 मार्क्स का चैप्टर ये रहने वाला है आपके पास। और आपका ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये एक अच्छा हैवी वेटेज चैप्टर रहने वाला है। तो ईएमआई में सबसे पहली बात, जब हम इसके इस चैप्टर की बात करते हैं, ईएमआई ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस बात को जरा समझेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे कोर्स के रिगार्डिंगली। उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन सबसे बड़ा ये था कि जो डायनेमो या ट्रांसफार्मर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इसके बिना लाइट को इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। इलेक्ट्रिसिटी की जो हमने रेवोल्यूशंस किए भाई, ट्रांसमिशंस हो रहे हैं, कहीं कुछ हम उसको चेंज कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें उसके अंदर बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुई। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स, डायनमोस, जनरेटर्स, ये सब डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। बट इस चैप्टर से पीछे अगर हम चलें, थोड़ा सा स्टेप बिसाइड, थोड़ा सा पीछे चले, तो हमें ये पता चला कि हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। हमने क्या किया? करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। यूनिट में किसमें? जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया बेटा। यानी बेसिकली हम ये बोले कि करंट के डीसी इफेक्ट में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, केमिकल इफेक्ट, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, वो किसको यूज किया? कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमने किसको यूज किया? करंट को यूज किया बेटा। करंट स्टेट कंडक्टर था, कहा करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर कॉइल था कैरिंग करंट, कहा मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस करके दिया। सर्कुलर कॉइल एक्सिस पे करंट कैरिंग था, तभी उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दिया। रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क निकाला, तभी वो करंट कैरिंग था, तभी वो निकला। यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो बोला इज रिवर्स इज ट्रू, क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि इज इट पॉसिबल कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस कर सकें? बात क्लियर हुई? दूसरी बात, अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? क्या नेचर ने इनके बीच में कोई सिमिट्री क्रिएट की हुई है? क्योंकि हमने इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट पढ़ा था। या मैं बोलूं करंट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो क्या वो सिमिट्री कैरी करता है? नेचर ने अपनी सिमिट्री दी कि हम उससे करंट को भी इंड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जब इस चैप्टर को पढ़ा तो हमारे पास इसका यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी तक हम करंट को क्या रखते थे? स्टेडी स्टेट में रखते थे। यहाँ पे अब क्या होगा? वो टाइम के साथ वेरिएशन भी कैरी कर सकता है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बेसिक मोटिव अगर मैं आपको बोलूं इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का, तो क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जनरेट करेंगे ईएमएफ या करंट किसी भी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर। ये एक प्रोसेस है, इट इज द फिनोमिनन। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे बेटा? जनरेट करेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जनरेट करेंगे या करंट को जनरेट करेंगे किसके अंदर? एक कंडक्टिंग सर्किट के अंदर। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इसमें जो वोल्टेज यानी ईएमएफ जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बेटा? एक फिनोमिनन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं किसको? ईएमएफ को। जनरेट कर सकते हैं हम करंट को किसी भी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रोसेस से जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड माय इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस प्रोसेस से जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। और इससे जो करंट इंड्यूस होगा
उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। बट करंट को इंड्यूस होने के लिए वी हैव अ कंडीशन कि आपका सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा मोटिव क्या है, ईएमएफ को जनरेट करना और करंट को इंड्यूस करना। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक, जैसे किसी को भी पढ़ने के लिए कोई टूल्स चाहिए हमें, वैसे ही यहां पे सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने ऐसा ही सिमिलर वर्ड पढ़ा था चैप्टर 1 में, एंड दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे हमने इसे क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई और ये बी लगा, फाई ई होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं, और फाई बी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। यानी फ्लक्स का फॉर्मूला वहां क्या था, ई डॉट ए, यहां क्या बन जाएगा बेटा, ये बी डॉट ए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी डॉट ए, और जब इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला को तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बी ए कॉस थीटा। इज इट ओके। वहां पे क्या फॉर्मूला बन जाता था, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये तीन वेरिएशंस कैरी करेगा बेटा। अगर थीटा 0 हुआ तो अपना फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए यानी पॉजिटिव फ्लक्स। अगर बेटा थीटा 180 हुआ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए यानी नेगेटिव फ्लक्स। और अगर थीटा 90 हुआ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0। इज इट ओके, ये बात याद रहेगी, इसमें कोई डाउट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट इज अगेन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली। यानी किसी सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। इसके तीन टाइप्स पढ़ेंगे हम वेरिएशंस की फॉर्म में। अगर थीटा 0 है तो मुझे पता है मेरा जो फ्लक्स होगा दैट इज बी इंटू ए, और अगर थीटा 180 है तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, और अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस फ्लक्स को हम जीरो फ्लक्स, इसको हम पॉजिटिव फ्लक्स, और इसको हम नेगेटिव फ्लक्स भी बोल सकते हैं। इज इट ओके। अब दूसरी बात यहां से जो इंपॉर्टेंट आती है, वो आता है आपके पास अगला स्टेप, कि भाई किसी भी क्वांटिटी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो जो आपकी हेल्प कर रहा है, जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए उसका यूनिट पता होना चाहिए, उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, और वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या था बेटा, दैट इज बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स के बारे में हम जाने, बी क्या है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर, और कॉस थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू दी प्लेन। यानी मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी बात बोलूंगा कि मान लीजिए कोई भी प्लेन है बेटा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका नॉर्मल बनाया आपने, इसके बीच में एंगल ये क्या है, थीटा, एज पर फॉर्मूला, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। और हमें पता है इसके बीच में रिलेशन थीटा प्लस अल्फा क्या होता है बेटा, 90। तो ये बात न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ध्यान रखनी। वहां पे वो क्या था, ये अल्फा था और वो थीटा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा जो आपको ध्यान रखना है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, दैट मस्ट बी 90। यानी थीटा प्लस अल्फा ना 90 से कम हो सकता है ना 90 से ज्यादा हो सकता है। इज इट ओके। यानी फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए मुझे ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स में अगर प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे 90 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, तब मुझे थीटा मिलेगा। यानी अगर प्लेन ऑफ द कॉइल 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मुझे कौन सा एंगल लेना है बेटा, 60 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है,
60 डिग्री यूज करना है, कैसे पता चलेगा? अगर अल्फा आपका 30 है तो थीटा 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री। तो वहां से मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहां से एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट। तो एज पर फॉर्मूला तो देख के हमें क्या लगता है, टेस्ला और मीटर स्क्वायर ला दें, बट इसका यूनिट क्या होता है? इट्स वेबर, WB, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल, ठीक है, याद रहेगा। और 1 वेबर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। ये कन्वर्जन के लिए याद रखेंगे बच्चे आप, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से एक पूछ लेता है, डिफाइन 1 वेबर। भाई फ्लक्स 1 वेबर कब होगा? जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किस में लग रहा होगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। यानी 1 वेबर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। समझ आई बेटा बात? फटाफट से राइट डाउन करें। डन बेटा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आया? क्वांटिटी बताओ और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो क्वांटिटी तो अपने को पता है, कौन सी क्वांटिटी होगी समृद्धि? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक तरह से मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला था ना, बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है। तो आंसर मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी क्या होगी बेटा अपने पास? क्वांटिटी तो पता चल गई, इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आया डायमेंशन फॉर्मूला का। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है यार? बी ए कॉस थीटा। और बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यार F/q भी था, इनटू ए कॉस थीटा तो इग्नोर हो गया। फोर्स के लिए क्या आ गया बेटा? MLT - 2। चार्ज के लिए क्या हो गया? AT। वेलोसिटी के लिए क्या हो गया? LT - 1। एरिया के लिए क्या हो गया? L²। यार एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये टी से बेटा ये टी कैंसिल हो गया, क्या बचा ये अपने पास? फ्लक्स के लिए क्या आ गया बच्चे? ML2T - 2, ठीक है बेटा। और एम्पेयर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? A - 1। याद रहेगा। अब याद रखने का तरीका क्या है यार? एनर्जी बाय करंट, ये बेसिकली फ्लक्स का यूनिट होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ML2T - 2 एनर्जी हो गया बेटा, और एम्पेयर -1 मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। यानी फ्लक्स का अगर डायमेंशन कभी दिमाग में ना रहे एकदम से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं ना मुझे इतने स्टेप्स करना, तो मुझे तो सीधा चाहिए। और ये फ्लक्स वाला जो डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर इससे कैसे बच सकते हैं भाई, हमें इतना सब कुछ नहीं करना। फ्लक्स के लिए अपना डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी बाय करंट। तो एनर्जी अपने पास क्या होता है बेटा? ML2T - 2, और करंट क्या था यार? एम्पियर था, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, ये बना कैसे ई कॉस थीटा जैसे उसमें था। ये मान लीजिए कॉइल था, इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई। एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसके? नॉर्मल। लेकिन अगर इस कॉइल को मैंने क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगी। एरिया वेक्टर इसका नॉर्मल इधर चला जाएगा, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ये क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा। तो कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? जो अलोंग दी फील्ड है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ऑफ थीटा, जो क्या बन गया? बी डॉट ए बन गया, ठीक है। तो ये फ्लक्स का बेसिक चीज है, ये आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें अपने आप को। फटाफट से राइट डाउन करें, कोई डाउट है तो पूछे। समझ आई बेटा बात? यानी मैंने यहाँ पे बात की सबसे पहले ईएमआई की। ईएमआई क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ,
जनरेट करता हूं ईएमएफ या करंट को किसी भी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर बाय यूजिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके मैं क्या करता हूँ, ईएमएफ को जनरेट करूंगा या करंट को जनरेट कर रहा हूँ या इंड्यूस कर रहा हूँ। इस प्रोसेस के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है उसे मैं क्या नाम देता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। और अगर सर्किट मेरा क्लोज्ड है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसे मैं क्या नाम देता हूँ बेटा, इंड्यूस्ड करंट का। इज इट ओके? उसके बाद इसे पढ़ने के लिए मैंने एक टूल निकाला जिसे हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, उसे मैं क्या बोलता हूँ, फ्लक्स बोलता हूँ। फ्लक्स क्या हो जाता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स पॉजिटिव, थीटा 180 है तो फ्लक्स नेगेटिव, और थीटा अगर 90 है तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद इसके डायमेंशन की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इज इट ओके बच्चों? अब यहाँ से अगला स्टेप आता है, जब हमने ईएमआई पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बोला इतना वाइडली यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे पढ़ने के लिए कुछ लॉज हमने पढ़े। जैसे फर्स्ट लॉ था फेरेडेज का, ठीक है, हमने लॉ पढ़ने हैं किसके बेटा, फेरेडेज के, फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसने फेरेडेज ने हमें दो लॉ दिए यार। फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता था वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस an EMF will be induced in the circuit whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes। यानी जब भी आपका अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल के साथ क्या है, लिंक्ड है, वो चेंज होगा, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी किसके अंदर, सर्किट के अंदर। एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग द फ्लक्स चेंजेस कॉन्टिन्यूज इन द सर्किट। यानी इसने क्या बोला कि किसी भी सर्किट में जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। और वो ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी, जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। यानी यहाँ पे एक नोट डाल के बात लिख लेनी है दिमाग में कि जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं, क्या होना चाहिए, चेंज। और चेंज कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यानी हमें क्या याद रखना है कि मेरा ईएमआई तब तक वैलिड रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी इसकी एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं और इसका एक स्टार्टिंग वर्जन भी कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ईएमआई के फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो ईएमआई के फॉर्मूलाज तब लगेंगे व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता था, ठीक है, लिखो फटाफट से। whenever the amount of magnetic flux, Faraday's first law, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, हाँ बिल्कुल बेटा, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the coil, yeah, in the circuit. An EMF is induced in the circuit. Whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts as long, the induced EMF lasts as long the change in magnetic flux continues in the circuit. The change in magnetic flux continues in the circuit. यानी ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी, जब तक मेरा फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कंडीशन आई, फिर से बोलूं, द whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues। कि जब तक मेरा चेंज होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा। यानी इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे बताया कि ईएमआई होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए,
फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जैसे ही ये फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। उसके बाद एक कंडीशन क्या होगी? अगर मेरा सर्किट कंप्लीट है तो इसमें क्या होगा? करंट भी इंड्यूस होगा। बट उसने अभी करंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप, फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इसी को मैं क्या बोलता हूं? फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ठीक है। हमारा वैसे याद रखना है कि ईएमआई के अंदर क्या बोलता है? प्रोसेस जो चलेगा पूरा, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में जाएंगे, किसी भी शेप में जाएंगे, तीन प्रोसेस चलेंगे। सबसे पहला फ्लक्स चेंज, फिर ईएमएफ इंड्यूस, और उसके बाद करंट इंड्यूस होगा। बट इसको इंड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है? सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तभी तो उसमें से करंट फ्लो करेगा बेटा। ठीक है, ये बात याद रहेगी बेटा। अब इससे हमें क्या पता चला कि वो कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है। अब इंड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये मैटर करेगा ना। ठीक है। जैसे मान लो आपसे कोई बोले, आपका कोई फ्रेंड है, कोई परेशान हो, या रास्ते में कोई आपको दिखे, कोई कुछ भी आपको हेल्प करना हो किसी को, और आपसे कोई बोले कि मान लो कि भाई मेरे पास यार गलती से ना मैंने कुछ पेन खरीद लिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे पेमेंट की ज़रूरत थी, अब घर में बोलूंगा तो मुझे पिटाई हो जाएगी। तो आदर्श ने सोचा कि कोई बात नहीं यार, क्यों, पेन तो मुझे भी चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं ही खरीद देता हूँ। आदर्श ने उसकी हेल्प करने के लिए बोला, बोला यार चल मैं खरीद देता हूँ। उसने कहा यार नहीं, हो नहीं पाएगा, तू कैसे करेगा? कह रहे नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी तो चाहिए होंगे, मैं खरीद देता हूँ। कहा, ठीक है। उसने कहा ला यार 1 लाख रुपए दे दे। भाई 1 लाख रुपए किस बात के? कहा यार बहुत सारे पेन थे, मैंने बल्क में उठा लिया था, मेरे पास 1 लाख पेन है, अब मुझे वो बेचने हैं, तो क्या तू हेल्प कर पाएगा उसको? नहीं। यानी मैग्नीट्यूड को जाने बिना हमें काम नहीं करना चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। बाई चांस ये तो तूने वैसे उसको बोल दिया, लेकिन अगर तूने कमिटमेंट कर दी होती कि कोई बात नहीं मैं खरीद लूंगा, तो तेरे पास आके खड़ा हो जाता, बोलता तूने बोला था, और 10 लोगों के बीच में बोलता हाँ तूने बोला था, तूने कहा यस बोला था, तो तुझे करना पड़ेगा उस काम को। तो बात जहाँ कमिटमेंट की आ जाएगी वहां करना पड़ेगा। तो वैसे ही यार ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मुझे क्या पता? अब सारी डिवाइसेस एक जैसी तो नहीं होती बेटा। अब मान लो किसी ने आपके घर में बोला यार कि मुझे ना अपना फोन चार्ज करना है, हमारी लाइट गई हुई है, अपने घर लगा लोगे? क्या कहोगे आशना, मना करोगे? और कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर की बात है, चार्ज करना है फोन, चार्ज करके दे देते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आ जाए और कहे मेरे को एसी का कनेक्शन दे दो अपने घर से, क्या हम करेंगे उसकी हेल्प? हमें ही पता है भाई अच्छा खासा बिल आ जाएगा ना। तो इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है ना। क्या कहेंगे कि नहीं चला ले यार, कोई बात नहीं, एसी तो है। उसी में किसी को फैन में बिठाना होगा, कोई फैन चला दो थोड़ी देर, तो आप चला लोगे ना। रीजन क्या है? हम बोलेंगे यार वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव इतनी ज्यादा नहीं थी जो हमें परेशान करती, लेकिन एसी के अंदर हमें पता है कि अच्छा खासा बिल आ जाता है। और एक अच्छा खासा बिल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस चीज को अवॉइड करेंगे ना बेटा। हम खुद अपने लिए कम अवॉइड करते हैं, हम अपने लिए जब जरूरत होती है तब यूज करते हैं, और हम किसी और को बिना मतलब की तार लगा के कनेक्शन दे दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगली बात यहाँ से क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। मुद्दा अगला क्या है? ये तो उसने बता दिया कि ऐसे होगा, लेकिन अब उससे कब मुझे, क्योंकि मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ जब बताना है तो जरूरत थोड़ा ना एक जैसा चाहिए, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा? तो वो मुझे बताया फैराडे के सेकंड लॉ ने। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, उसने सिर्फ हमें स्टेटमेंट दी थी कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक, ओ सॉरी, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until unless any external forces applied on it, this is called law of inertia। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात नहीं करी थी, उसने मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात किसकी गई? सेकंड लॉ के अंदर उसने बोला F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उससे हमने क्या करा? F इज इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला निकाला, जो मुझे क्या बताता था? मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता था कि कितना एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया वहां पे। ठीक है, तभी तो मैं थर्ड लॉ ऑब्ले कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। तो वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट लॉ ने मुझे सिर्फ क्या बताया? उसके चेंजेस के बारे में बताया कि ऐसे हो सकता है कि मैं अगर फ्लक्स को चेंज करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस होगी और मेरा सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ने सिर्फ ईएमएफ और फ्लक्स की बात की कि मेरा फ्लक्स चेंज करो, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और वो ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, और वो कहां से किया हमने? सेकेंड लॉ से। वो कहां से पढ़ा बेटा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात
नहीं कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइव टू माइनस फाइव वन इज माई चेंज इन फ्लक्स रेट। बोला तो टाइम से क्या कर दिया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बेटा के लगाया, एंड दैट इज फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट, फाइव टू माइनस फाइव नॉट बाई टी। के की वैल्यू वन होती है बेटा फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां से हमने लिखा, यहाँ पे ये आ गया माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अगर एन टर्न्स हैं उसके पास तो ई का फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, दैट इज माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन, ये बता रहा है कि ईएमएफ हमेशा फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये हमारे फ्लक्स को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, उसका नेचर है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं ये चीज होती है ना बेटा, आप जिसको सपोर्ट करके जहां पोजीशन पे बिठाते हो, अपोज करने वाली टेंडेंसी वही होती है। तो इसने बेचारे ने इसको बनाया, अब यही इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, कि अगर ये चेंज बंद हो गया, अगर ये चेंज आना बंद हो गया तो मेरा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, यानी मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जैसे अब कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पे जो वेपन्स वगैरह बनाती हैं, वो क्या चाहती हैं, शांति रहे सब जगह, वर्ल्ड वॉर हो जाए। नहीं, वर्ल्ड वॉर भी हो जाए आदर्श तो सब खत्म हो जाएगा, उसे पता है सब कुछ, हमारी एग्जिस्टेंस भी आ जाएगी। वर्ल्ड वॉर आ गया तो हमारी एग्जिस्टेंस भी तो खतरे में आ जाएगी। सभी लड़ रहे होंगे तो किसका क्या पता कौन बचेगा। वो क्या चाहता है, बीच बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाए आपस में, जिससे क्या हो, एक लड़ाई होगी आसपास में। जैसे भी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो बहुत लंबे नहीं चले। और बहुत लंबे नहीं चले लेकिन आसपास में जितनी कंट्रीज थी सबने वेपन्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। रीजन क्या था, बोला आज उसके साथ हुआ है हमारे साथ भी तो हो सकता है, तो हम रेडी हो जाएं। तो उन्होंने अपने वेपन्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। तो क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं भाई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लड़ाई हो। कैसे इसने इसराइल को बोल दिया बंद कर दो, उसने बंद भी कर दिया। कैसे इसने इंडिया पाकिस्तान के बीच में इन्वॉल्व हुआ और कहा बंद कर दो, और बंद भी हो गया। रशिया यूक्रेन क्यों नहीं बंद हो पाया, क्योंकि उसको पता है यहाँ से मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट क्लियर नहीं होगा। रशिया मेरे से थोड़ा ना वेपन खरीदेगा, कभी भी नहीं खरीदेगा। यूक्रेन के पास वैसे ही इकोनॉमी डाउन कर ली इसने अपने चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में आके, अच्छा खासा कंट्री था, अच्छा खासा डेवलप था, अच्छी खासी चीजें थी, नाटो के चक्कर में आके बिना मतलब की इन्वॉल्वमेंट की इसने, और आज परेशान हो रहे हैं। सब इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। डायरेक्ट हेल्प करते तो 10 दिन में 15 दिन में लड़ाई में भी खत्म हो जाती। तो कोई नहीं चाहता, तो वही चीज यहाँ पे ये ईएमएफ कभी नहीं चाहेगा कि स्टेबल हो। तो इसलिए ये क्या करेगा, जब ये इंक्रीज हो रहा होगा तो इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और जब ये डिक्रीज हो रहा होगा तो इसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये वो सिचुएशन हो गई कि मान लो याचना किसी अच्छे ऑफिस में लग गई, और उस ऑफिस में कोई पियोन था या कोई वार्ड बॉय था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये अच्छी पोस्ट पे थी उस टाइम पे, स्पॉन्सर कर सकती थी किसी की एजुकेशन। तो इसने क्या कह दिया, इसने कहा कोई बात नहीं, तू पढ़ना चाहते तू पढ़ाई कर। उसने कहा मैम मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरी सैलरी से तो मैनेज नहीं होगा, तो कोई बात नहीं मैं हेल्प कर दूंगी। इसने उसकी हेल्प की, उसने कुछ एग्जाम्स दिए, अपग्रेड हुआ पोस्ट में, ये बहुत खुश हुई। ह्यूमन टेंडेंसी थी, इसे लगा मैंने इसकी हेल्प की और इसने ग्रोथ किया। उसने कहा तो कोई बात नहीं मैम मुझे और पढ़ना है, इसने कहा और पढ़, कोई बात नहीं। पढ़ते 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 और टाइम विल कम कि वो इसकी पोस्ट के बराबर आ गया, कि याचना अब वो नेचर रहेगा हमारा उसके साथ। अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आएगा कि ये कहीं पे जब आएंगे तो बात ग्रजेस की आ जाएंगी, कि जो मेरे साथ लोअर मोस्ट पोजीशन पे था आज वो मेरे साथ चेयर शेयर कर रहा है। तो इस पोजीशन पे आके बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इस नेचर को कंटिन्यू रख पाते हैं, कि यार ये मेरे से आगे बढ़ जाए। कैसे बढ़ गया, दिमाग में क्या आएगा, इसकी हेल्प किसने की थी, मैंने हेल्प किया, ये मेरे से ही आगे निकल गया। या आज वहां पे जब वो दोनों इस सिचुएशन पे, सेम सिचुएशन पे होंगे और कोई आइडिया शेयरिंग हो रही होगी, और उसने इसके अगेंस्ट कुछ बोला, मे बी दो अलग अलग आइडियाज थे, दो अलग अलग व्यूज थे, इसने कुछ बोला उसने कुछ बोला, तो ये क्या बोलेगी, उस टाइम कुछ नहीं बोल के बाद में क्या बोलेगी, इसको मैंने ही सपोर्ट किया,
स्टार्टिंग से एंड तक अब मैंने सपोर्ट किया, ये मेरे को ही क्रॉस कर रहा है कि नहीं, मेरे आइडियाज पसंद नहीं है इसको। ये होता है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये कभी भी स्टेबल नहीं होने देना चाहता। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, फेरेडेज का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो लिखे जरा इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड the magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. The magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. उसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म फटाफट से राइट डाउन कर लें। डन बच्चों, समझ आया। अब इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी फर्स्ट लॉ ने मुझे कुछ आइडियाज दिए, सेकेंड लॉ ने मुझे एक फॉर्मूला दिया जिससे मैं उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, ये मुझे पता चल जाएगा। और जैसे ही मुझे ईएमएफ जनरेट पता चल जाएगा और करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, ई बाय आर। उस डिवाइस का कुछ रेजिस्टेंस होगा, आई इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, ई बाय आर। तो मेरे पास कितना करंट इंड्यूस हुआ मैं ये भी बता सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही थी नेगेटिव साइन की, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन को। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात यहाँ आ रही है कि डायरेक्शन कैसा होगा। क्यों, क्योंकि ये ईएमएफ कोई बैटरी तो नहीं है जो हमने लगाई जिसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता था। ये तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब इंड्यूस हुआ तो एक साइड उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और एक लोअर पोलैरिटी पे, एक हायर साइड पे होगा एक लोअर साइड पे होगा, तभी तो ईएमएफ बना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। यानी इसका काम क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो करंट क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा साइड पॉजिटिव या कौन सा साइड नेगेटिव, किसको पॉजिटिव पोलैरिटी दी जाए या किसको नेगेटिव पोलैरिटी दी जाए, हमें कैसे पता चला। इसने तो हमें कुछ बताया नहीं, और इसने डायरेक्शन से रिलेटेड भी ऐसी कोई बात नहीं बताई। इसने तो सिर्फ ये बताया कि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा अपोज करेगा और पाकिस्तान इंडिया को हमेशा अपोज करेगा। कितना अपोज करेगा, किस कंडीशन पे अपोज करेगा, ये बातें तो हमें बताई नहीं गई। ये बातें तो हमें अभी तक कुछ फॉर्मूला ऐसा मिला ही नहीं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कि कुछ किया जाए। तो डायरेक्शन का अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं लेंजेस लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, लेंजेस लॉ। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि किसी भी कॉइल के अंदर पोलैरिटी कुछ इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है बेटा। ठीक है, एक कॉइल पड़ा हुआ था ऐसे, ये ऐसे नहीं है ऐसे है, ठीक है बेटा। कॉइल क्या था, कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया बेटा, नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेट को इसके पास लेके गया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके गया। तो एज पर, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैं इसको पास लेके जा रहा हूं, इस फ्लक्स चेंजेस और नॉट, चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप कॉइल मैग्नेट के पास जाएगा तो डिस्टेंस सेपरेशन कम होगा, और मैग्नेट जितना कॉइल के क्लोज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो ईएमएफ है उसे क्या चाहेगा, डिक्रीज करने की कोशिश। तो एज पर लेंजेस लॉ ये अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। जो उसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कौन करा रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि यहाँ पे ये ना आ पाए, क्योंकि अगर ये यहाँ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी।
और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने बंद होने का मतलब है फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, यानी प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे मेरा मोटिव क्या है, ये यहाँ पे ना आए। तो क्या सोचूंगा कि इसकी जो अपर साइड है वो क्या पोलैरिटी कैरी कर ले, नॉर्थ, और दूसरी साइड कौन सी पोलैरिटी कैरी कर ले, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, यानी इसे अपोज करेगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ, ये दूर जा रहा था तो दूर जाने देगा, दूर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब पॉइंट विल कम, ये फील्ड से ही बाहर हो जाएगा, और फील्ड से बाहर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एब्सेंट। अगेन फ्लक्स चेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होना वो बंद नहीं करने देना चाहता, तो यहाँ पे वो क्या पोलैरिटी एज्यूम कर लेगा, साउथ। तो इस तरह से वो बार बार चेंजेस करता रहता है और उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है। तो लेंज लॉ हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो लिखें जरा फटाफट से, लेंज लॉ स्टेट्स दैट Lenz law states that the direction of induced current, the direction of induced current is such that Lenz law states that the direction of induced current is such that it opposes the change, it opposes the change in magnetic flux, it opposes the change in magnetic flux responsible for its production. It opposes the change in magnetic flux responsible for its production. According to Lenz's law, the direction of the induced current is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production. Responsible for its production. ठीक है, यानी हमेशा ये क्या करेगा बेटा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर नॉर्थ आ रहा है तो उसको नहीं आने देगा, तो वहां नॉर्थ पोलैरिटी ले लेगा, और अगर नॉर्थ अवे जा रहा है तो उसको नहीं जाने देगा, वहां पे साउथ पोलैरिटी जनरेट कर लेगा। इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली किसने एक्सप्लेन करके दिया, हमें लेंजेस ने एक्सप्लेन करके दिया, उसका नेचर था, लेकिन हमें किसने बताया, इसने बताया। यानी अपने पास ये तीन लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। एक आपके पास क्या है बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये ईएमएफ कब तक इंड्यूस होती रहेगी, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सेकेंड लॉ ने उसका मैग्नीट्यूड बताया और बोला ईएमएफ जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहां से हमें उसने फॉर्मूला दे दिया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और लेंज लॉ ने मुझे क्या बताया, उसकी डायरेक्शन बताई कि हमेशा अपनी कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जो उसे बना रहा है ये उसी को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज नहीं होने देगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज भी नहीं होने देगा, उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब इसने हमेशा हमें क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है बेटा, ये तीनों बातें क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, पक्की बात। एक क्वेश्चन लिखे जरा, आप लोग सॉल्व करेंगे। अ कॉइल हैविंग 500 a coil having 500 square loops, a coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter. A coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter, is placed normal to the magnetic field, is placed normal to the magnetic field, is placed normal to the magnetic field, which increases at the rate of 1 Tesla per second, which increases at the rate of 1 Tesla per second. 1 Tesla per second. What is the EMF induced in the loop? What is the EMF induced in the loop? What is the EMF induced in the loop? A coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter, is placed normal to the magnetic field, which increases at the rate of 1 Tesla per second. What is the EMF induced in the loop? आपको क्या बताना है, कितना EMF यहाँ इंड्यूस्ड हुआ होगा, जरा निकालना फटाफट से।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज वाले फॉर्मूला सारे के सारे यूज होने। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे बस। माइनस तो 5 आएगा। 5 आ रहा है। ईएमएफ का फॉर्मूला दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले क्या क्या गिवन है इसकी अगर बात करें, क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिख लें हम लोग। गिवन क्या क्या है बच्चे अपने पास? सबसे पहले उसने बोला कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, तो यानी यार नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 500। एरिया निकल जाएगा, साइड कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 × 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया अपने पास। ठीक है। और क्या बोला इसने? इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। 1 टेस्ला पर सेकेंड मतलब क्या दे रखा है? dB/dt दे रखा है, 1 टेस्ला पर सेकेंड। इज इट ओके? और पूछा क्या? ईएमएफ बताओ भाई। ईएमएफ का फॉर्मूला था N dφ/dt, एक ही फॉर्मूला है ईएमएफ का। फॉर्मूला क्या है? सिर्फ यही फॉर्मूला है, -N dφ/dt। अब ईएमएफ का फॉर्मूला ये लिखवाया गया, अब हम कंफ्यूज होते हैं सर इसको कैसे किया जाए। प्रॉब्लम कहाँ फंसी? अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एन पता है, बट dφ/dt थोड़ी ना पता है। और फ्लक्स क्या होता है? BA cos ऑफ थीटा। तो क्या यहाँ पे एंगल दे रखा है? भाई एंगल तो नहीं दे रखा, डायरेक्ट वे में तो एंगल नहीं दे रखा। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? BA cos थीटा। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया तो वही है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, बट एंगल क्या लें? नॉर्मल। तो अगर मैं 90 ले लूं तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो क्या एंगल दे रखा है ये? अब यहाँ डायग्राम की बात देखो, एंगल क्या दे रखा है? ये होता था बी। एंगल कौन सा दे रखा है? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, क्या ये दे रखा है? आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूं ये इस बात को, ये बहुत जरूरी है। उसने क्या बोला? कॉइल जो है वो नॉर्मल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। कॉइल मतलब कौन से एंगल? अल्फा 90, तो थीटा कितना हो गया? जीरो। और थीटा जीरो होते के साथ फ्लक्स कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? जीरो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? BA। इज इट ओके? हम नॉर्मल सोच के क्या करते हैं, उसने वो नहीं बोला कि प्लेन का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। उसने बोला प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और प्लेन मतलब आपका एरिया वेक्टर थोड़ी ना है। नॉर्मल टू द प्लेन अगर बोलता तब हम उसे एरिया वेक्टर मानते। उसने तो कहा प्लेन जो है वो कितना एंगल बना रहा है? वो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी अल्फा कितना है अपने पास? 90। तो अपने पास थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल होता था? 90 के। तो थीटा कितना हो गया? जीरो, यानी फ्लक्स में एंगल का कोई चेंज नहीं है। और ये फ्लक्स क्या हो गया? B × A। अब अगर एरिया चेंज हो नहीं रहा, अगर ये फ्लक्स भी कांस्टेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता, तो फ्लक्स चेंज नहीं होता। और फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, इस फ्लक्स की जगह पे क्या पुट कर दें बेटा? E = -N। इसको क्या लिखें बेटा? D। फ्लक्स की जगह BA/dt लिख सकते हैं बेटा। अब इसमें क्या कांस्टेंट है? एरिया चेंज नहीं हो रहा, बाहर कर दें। ये क्या आ गया? -NA। और इसे क्या लिख दें बेटा? dB/dt। इज इट ओके? ध्यान रहेगा। अब dB/dt अपने पास कितना दे रखा है? 1 टेस्ला। एन क्या दे रखा है? 500। एरिया क्या है यार अपने पास है, तो यहां से ईएमएफ आ गया। ठीक है। अब एक छोटा सा काम आपने जो करना है वो क्या करना है, जैसे ईएमएफ का नेगेटिव साइन होता है ना, ईएमएफ आपका नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो ये तो सिर्फ माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। तो आप बस क्या कर देना, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो इस पे मॉड लगा देना और इस माइनस के साइन को यहां से हटा के पॉजिटिव कर देना, क्योंकि ईएमएफ नेगेटिव थोड़ी ना आ सकते हैं। तो जहां पे भी उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है।
मैग्नीट्यूड निकालते के साथ ही नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब निकाल दो जरा आंसर क्या आ रहा है बेटा, कितना आया बेटा, आ गया 5। अनीश चेक करो बेटा, 500 तो नहीं आ रहा अब। ध्रुव कितना आया। और नेक्स्ट क्लास टेस्ट है आप लोग को याद है ना, मोशन इन अ प्ले, ओ सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, 1 आवर का टेस्ट है। केमिस्ट्री भी होगा उसके बाद और फिजिक्स भी होगा। आ गया 5 वोल्ट। अब अगर इसमें रेजिस्टेंस दे रखा होता और मेरे से बोलता करंट भी बताओ तो क्या कर देते, आई इज इक्वल टू E/R लगा के काम खत्म कर देते। समझ आई बेटा बात। अब यहाँ पे अगला आता है टॉपिक, कहता है कि कॉज क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, यानी अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ना हो तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर मेरा ईएमएफ इंड्यूस ना हो तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ सकता हूं मैं, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कॉज है बेटा, क्या इसका कॉज क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण क्या है। चेंज इन फ्लक्स इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लिख लो आप लोग, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो अब मुझे कुछ मेथड्स बताने हैं जिससे मैं क्या कर सकूं, इस ईएमएफ को चेंज कर सकूं। तो फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, BA कॉस थीटा। यानी मैं फ्लक्स को किन किन मेथड से चेंज कर सकता हूं, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन। एंगल नहीं बोला जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो ये 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्या है, बाय चेंजिंग एरिया। एरिया को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, मतलब कॉइल की पोजीशन को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 मेथड्स है। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट, उसके बाद इस टॉपिक को डिटेलिंग चलेंगे, मेथड्स बताऊंगा चेंज करने के, और साथ में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वो सब हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल शीट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। साथ के साथ करेंगे तो सब कवर हो जाएगा आपका।